पहले चैप्टर के अंतर्गत कल हमने चर्चा की थी भोजन के ऊपर और आज हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में हम लोग जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह पहला टॉपिक है जल। देखो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है मानव के स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ना है। तो जल यानी कि जो पानी है, पानी के क्या क्या गुण हैं और पानी के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कौन से पानी के, दूषित पानी के, उन सारी बातों के ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। सबसे पहले एक चीज यहाँ से स्पष्ट हो जाती है, जल ही जीवन है, यानी इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसमें पीने योग्य पानी में निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि आप जो पानी पी रहे हो उस पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है पीएच संतुलित हो। अब पीएच क्या होता है? पीएच जो होती है वो पानी की अम्लता या क्षारता को बताता है। तो पानी ना तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए ना ही पानी ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। तो पानी की पीएच क्या होनी चाहिए? शुद्ध पानी की पीएच होनी चाहिए शुद्ध पानी की पीएच होनी चाहिए 7। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। और हम जो पानी पीते हैं उस पानी की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी तो वह पानी हमारे लिए हानिकारक होगा। तीसरा पॉइंट है कि पानी के अंदर सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीव और वनस्पति रहित हो। देखो सूक्ष्म कण का मतलब जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो कण नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है। उन सूक्ष्म जीवों की मात्रा पानी में नहीं होनी चाहिए। साथ ही वनस्पति रहित हो। देखो वनस्पति रहित यानी कि जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं वो पौधे उसमें नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों गुण किसी पानी के अंदर मौजूद हैं तो वो पानी क्या होगा? पीने योग्य होगा, अन्यथा वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। अब शुद्ध जल पीने के क्या फायदे हैं? अगर हमारे पास शुद्ध जल मिल रहा है तो उस शुद्ध जल को पीने से क्या? सबसे पहला है उपापचय सही काम करता है। उपापचय मतलब हमारा पाचन तंत्र, ये हमारा जो पाचन संबंधित जितना भी शरीर के अंदर प्रोसेस होता है वो सारा का सारा सही काम करता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है शरीर के विषैले पदार्थ पानी के साथ बाहर निकलते हैं। और बाहर कैसे निकलेंगे? या तो पसीने के द्वारा बाहर निकलेंगे या फिर मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है हमारे शरीर के से पसीने के द्वारा या मल मूत्र के द्वारा, तो हमारे शरीर के जो विषैले पदार्थ होते हैं वो भी पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पथरी होने का खतरा कम हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे स्टोन्स एकत्रित ही नहीं होंगे और स्टोन्स एकत्रित नहीं होंगे तो हमें पथरी भी नहीं होगी। चौथा पॉइंट है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी जो अगर हम शुद्ध पानी का उपयोग करते हैं तो जो पानी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देता है। अब आते हैं कि अगर हम दूषित जल का उपयोग करते हैं तो उसके हमारे दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे। सबसे पहला है गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो सकता है। देखो गंदे पानी में अच्छे से जानते होंगे आप लोग भी कि गंदे पानी में विभिन्न तरह के जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि हो सकते हैं और उनसे रोग भी हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, नारू आदि रोग गंदे पानी से हो सकते हैं। जिसमें आपके एक रोग को दे रखा है नारू रोग। किसके द्वारा होता है? ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ये जो है एक कृमि होता है। अब इस रोग में होता क्या है कि हम लोग जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर इस कृमि के अंडे होते हैं। ये अंडे कहाँ चले जाते हैं? हमारे शरीर में जाने के बाद ये किसी स्थान विशेष से एक छोटी सी फुंसी या फोड़े के द्वारा बाहर निकलते हैं। फिर अगर हम लोग वापस किसी जलाशय का उपयोग करते हैं
और जलाशय में ये फोड़े सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो यहाँ पर इस जलाशय के अंदर ये कृमि चले जाते हैं और यहाँ पर क्या दे देते हैं, अंडे। अब यही अंडे वापस कहाँ जाएंगे, किसी और के शरीर में। इस तरह से इस रोग का चक्र लगातार चलता रहता है। तो नारू रोग किसके द्वारा होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के द्वारा। अब इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी कि लगातार पानी पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गला सूख गया और पानी नहीं पिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। फिर समय समय पर जलाशयों की सफाई करनी। देखो, अगर जलाशयों की सफाई होती रहेगी तो इस तरह के रोग कभी भी नहीं होंगे। फिर स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जल के ऊपर ही निर्भर करता है। बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जल अगर स्वच्छ रहेगा तो ही हमारा कल स्वस्थ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है मोटापा। आप सब अच्छे से जानते हो मोटापा क्या होता है। मोटापा वह स्थिति जहां पर शरीर के अंदर एक सीमा से अधिक वसा का जमाव हो जाता है, जैसे आपके पेट के ऊपर हो जाना, आपकी जो चर्म होती है, आपकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे वसा का जम जाना, यही क्या होता है, मोटापा होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा जो होती है, इसको आप फैट कहते हैं। शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, यानी कि वसा का अत्यधिक जमा होने के कारण हमारा स्वास्थ्य क्या होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा। मोटापा कई रोगों से जुड़ा होता है। अब जैसे जैसे हमारा मोटापा बढ़ता जाएगा, विभिन्न तरह के रोग भी हमारे शरीर को घेरते रहेंगे, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, अस्थि संध्यार्थी। अब देखो, मधुमेह जो होता है, हृदय रोग तो आप जानते होंगे, मधुमेह जो होता है वो होता है डायबिटीज, और अस्थि संध्यार्थी रोग जो होता है वो होता है हड्डियों से संबंधित। अब है मोटापे के प्रमुख कारण, यानी अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है तो वो किस कारण बढ़ रहा है। सबसे पहला है ऊर्जा के सेवन व ऊर्जा के व्यय के बीच असंतुलन होना। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के व्यय के बीच, हम ऊर्जा नहीं खाते, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और ये भोजन किस कारण से करते हैं, हम भोजन से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। अगर हम लोग, तो यहां से एक चीज समझना, अगर हम लोग भोजन तो कर रहे हैं लेकिन उस भोजन को पचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम बैठे बैठे खा रहे हैं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, सेवन और व्यय दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, असंतुलन। अगर सेवन ज्यादा है और व्यय कम है तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ने लग जाएगा। दूसरा देखना, अधिक वसा युक्त भोजन करने से, इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं कि फैट वाला भोजन नहीं करना चाहिए। फैट वाला भोजन कैसे, तेल युक्त भोजन, तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ तले हुए चीजें, जो बाजारू चीजें होती है, जो जिन्हें हम लोग फास्ट फूड कहते हैं, इनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए खाने की चीजों। फिर है तीसरा, जंक फूड। देखो, ये जंक फूड जो है ये एक फास्ट फूड का ही एक प्रकार है, ठीक है। फिर कृत्रिम भोजन करना, ये कृत्रिम भोजन भी फास्ट फूड का ही प्रकार है। फिर चौथा पॉइंट है कम व्यायाम और स्थिर जीवन। देखो, सबसे बड़ी समस्या आज की ये हो गई है, हम लोग अपने शरीर को बहुत ही कम व्यायाम करवाते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो करवाते ही नहीं है। और स्थिर जीवन यही है कि हम लोगों ने अपने शरीर को इस तरह से डाल लिया है कि वो कुछ काम करने लायक ही नहीं बचा है। हम लोग बस खाया पिया और मस्त है, इसके अलावा कुछ करते नहीं। फिर पांचवा है ऑटो अल्पक्रियता या हाइपोथायराइडिज्म। देखो, ये चीज क्या होती है, इस चीज को समझना बेटा। इस चीज को समझना, ऑटो जो है वो थायराइड ग्रंथि का नाम है। तो ऑटो अल्पक्रियता यानी थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाना,
कम हो जाना। और अगर थायराइड ग्रंथि कम क्रियाशील होती है तो भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। फिर अगला दे रखा है देखो बॉडी मास इंडेक्स, ये आपके मोटापा मापने का, मोटापे का मापन किया जाता है, इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो मोटापा कब होगा और कब नहीं होगा। अगर हमारे शरीर का वजन 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर है तब तो ये मोटापे से पूर्व की स्थिति कहलाती है, यानी आप मोटे नहीं हो, आप पतले हो। और अगर हमारे शरीर का वजन 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर है तो आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। यहाँ पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि आप मोटे होते जा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मानव स्वास्थ्य से संबंधित रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पानी की पाइपलाइन देखी होगी। पानी की पाइपलाइन में जब पानी जाता है तो नली क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो पानी के द्वारा जो नली के ऊपर प्रेशर पड़ता है ये पानी का दाब होता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर दो तरह की नलिकाएं होती है, एक तो होती है धमनी और एक होती है सीरा। धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती है और सिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो ये जो धमनियां होती है, इन धमनियों में जब हृदय से रक्त प्रवाहित होता है तो क्या होता है, ये रक्त इन धमनियों की दीवारों के ऊपर दबाव डालता है और ये दबाव ही क्या कहलाता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। यानी कि रक्त के द्वारा धमनी के ऊपर डाला गया दबाव ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। यानी रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, ये है कि रक्त वाहिनी में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनी की दीवारों के ऊपर डाला गया जो दाब होता है वही दाब क्या होता है, रक्तचाप कहलाता है। अब ये सामान्य रक्तचाप की डेफिनेशन है कि सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, 120/80, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। वैसे ये गलत है, ये पुराना मेजरमेंट है। जो नया मेजरमेंट है उसके अनुसार रक्तचाप आज होना चाहिए 140/90। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना, 140 तो सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। यानी जब धमनियों के अंदर रक्त बहता है, जब दबाव के साथ में आता है, हृदय संकुचित होता है तब 140 होता है, और जब हृदय विश्राम अवस्था में आ जाता है तब जो उनका दाब होता है वो 90 हो जाता है। फिर आता है रक्तचाप मापी, जिसको क्या कहता है, स्फैग्नोमेनोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पे एक पट्टा लगा के फिर बाद में एक पंप के द्वारा मापता है, उसे क्या कहा जाता है, स्फैग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्तचाप किसने नापा था, स्टीफन हेल्स ने 1733 में। किसमें मापा था इसने, घोड़े के अंदर। और रक्तचाप को परिभाषित किसने किया था, कोपलन नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि रक्तचाप होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप दो तरह से हो सकता है, एक तो निम्न रक्तचाप और एक उच्च रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप का अर्थ क्या हुआ कि हमारे धमनियों के अंदर रक्त का दबाव बहुत ही कम हो गया। अगर हमारे धमनियों के अंदर रक्त का दबाव बहुत कम हो गया तो रक्त पूरे शरीर के अंदर अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। देखते हैं इसे कि वह दाब जिसमें धमनियों में रक्त प्रवाह कम होने के कारण लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह बहुत ही कम हो जाता है। अगर रक्त प्रवाह कम हो गया तो हमारे अलग अलग हिस्सों और अंगों में रक्त नहीं पहुंचेगा, और हमारे अंगों तक अगर रक्त नहीं पहुंचता है तो हमारे अंग क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, और क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसे लो ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। फिर है उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई बीपी, इसमें क्या होगा कि धमनियों के अंदर जो रक्त का दाब होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है। अधिक हो जाने से क्या होता है कि धमनियों के फटने का या कहीं पे भी किसी धमनी के फटने की गुंजाइश हो सकती है। साथ साथ इसमें सर दर्द और अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किस कारण से होगा हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा चिंता करने से, क्रोध करने से, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने से, ज़्यादा भोजन करने से, श्रमहीन जीवन से। श्रमहीन यानी हम अपने शरीर को कोई भी दुख नहीं दे रहे हैं। इनके
उपचार के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पोटेशियम युक्त भोजन कर सकते हैं, साथ ही साथ ताजे फलों का भोजन के रूप में उपयोग लो। और सबसे जरूरी बात है व्यायाम। जो आदमी दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम कर लेता है, आधी बीमारियां उसकी ऐसे ही खत्म हो जाती है।